तैयारी करने वाले असफलता से लड़ रहे हैं और पेपर लीक करने वाले आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य का कुछ ऐसा ही हाल है। राज्य में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। एग्जाम लीक होने की खबर युवाओं के मनोबल को तोड़ रही है। यूकेपीएससी पेपर लीक और उससे पहले यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक की भी खबर सामने आई थी। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बेरोजगार संघ के मेंबर राम कटवाल और साथ ही स्टूडेंट हमारे साथ एक मौजूद हैं जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आंदोलन में भी शामिल थे, संदीप। बहुत स्वागत है आप दोनों का नेशन वन में। शुक्रिया, धन्यवाद। राम कटवाल जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी और मेरा पहला सवाल होगा बॉबी पवार की रिहाई को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉबी पवार रिहा हो चुके हैं, तो अब बेरोजगार संघ का अगला कदम क्या होगा? क्या नई रूपरेखा होगी आंदोलन को लेकर और कैसे बेरोजगारों के हित में संघ अब काम करेगा? देखिए भाई, बॉबी पवार के साथ मैं खुद सिद्धूवाला जेल में था और हमने वहां पर 7 दिन बिताए थे सिद्धूवाला जेल में। और उत्तराखंड सरकार, जिस दिन हमारा एक तरह से हमने सत्याग्रह शुरू किया था 8 तारीख को, और हम एक तरह से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन रात में अचानक गांधी पार्क में रात के 12 बजे अचानक पुलिस फोर्स आती है और हम पे लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। अब जो शांतिपूर्वक सत्याग्रह था उसमें आपने लाठियां बरसा दी रात में, जबकि हमारी संख्या लगभग 35-40 लोगों की उस समय वहां पर संख्या थी। अब आपको आक्रोश तो ये देखना था अगले दिन कि भाई आपने लाठीचार्ज रात को 12 बजे किया, लड़कियों को जबरदस्ती आपने जो है बसों में भरा, और उसके अगले दिन जब जन सैलाब आया था तो वो पूरा उत्तराखंड जानता है 20 साल के इतिहास में ऐसा जन सैलाब आपको नहीं दिखा होगा। और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि जो हम लोग मांग कर रहे थे कि उत्तराखंड में लगातार जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसकी पहले आप निष्पक्ष जांच कराइए। निष्पक्ष जांच कराने का मतलब ये था कि जो पटवारी की परीक्षा होने वाली थी 12 फरवरी को, उसको आप रोकिए और उस परीक्षा से पहले आप जितनी भी पहले की परीक्षा हुई है उनकी जांच कराइए और तब आप जो है परीक्षा का आयोजन कराइए। लेकिन सरकार ने नहीं सुना और हम पे जब हमने 9 तारीख को उस दिन एक बड़ा प्रदर्शन किया, बड़ा आंदोलन किया, तो उस दिन भी हम पर लाठीचार्ज कर दिया गया और सारे बेरोजगारों को। लेकिन मैं आपको यहीं पे ही रोकना चाहूंगी लाठीचार्ज को लेकर कि ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स थे, जो आंदोलनकारी थे, उनकी तरफ से भी पुलिस पर पथराव किया गया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि एक ऐसा बेरोजगार है जो पथराव भी कर रहा है, कानून अपने हाथ में ले रहा है, तो इस पर क्या टिप्पणी आप? देखिए, हमारी तरफ से यानी कि बेरोजगार संघ और जो छात्र हैं उनकी तरफ से कोई पथराव नहीं था वहां पे। हाँ, आंदोलन को तितर बितर करने के लिए किसी की साजिश हो सकती है, तो वो साजिश किसकी थी, कैसी थी, वो हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उनके पोस्टर, उनकी फोटोएं जारी कर दी गई हैं। अब प्रशासन का काम है, आप देखिए, उनको खोजिए कौन है कौन नहीं है। लेकिन बेरोजगार संघ का अभी भी पूरा फोकस है कि उत्तराखंड में परीक्षाओं को कैसे पारदर्शिता के साथ कराया जाए और आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। या आप इसको आप नोट कर लीजिए कि आंदोलन उत्तराखंड में अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और आंदोलन निर्णायक हो रहा है। अब अभी तक तो हम आंदोलन करते थे कि हम जो है किसी मांग को लेकर, लेकिन ये आंदोलन निर्णायक होगा। इसके बाद कोई आंदोलन नहीं, इसी आंदोलन के फॉर्मेट में हम चलेंगे जब तक उत्तराखंड में सीबीआई जांच नहीं होती। आप देखिए ना, जब हम जेल के अंदर थे, जिस दिन 9 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, अब 24 घंटे के भीतर एक मुख्यमंत्री ना कैबिनेट बुलाता है, ना कुछ करता है। विचलन अपना जो एक तरह से उसका वीटो पावर होता है उसको लाता है और 24 घंटे के भीतर जो है उत्तराखंड नकल विरोधी कानून जो है जारी कर देता है। तो ये शक्ति आप देखिए, ये जो शक्ति है ये बेरोजगारों की ही शक्ति है। तो अगर आप जो है नकल विरोधी कानून 24 घंटे के भीतर ला सकते हो, तो आप सीबीआई जांच कराने में घबरा क्यों रहे हो? क्या भाई, अगर आप डर रहे हो, डरना क्यों है फिर? डर इसलिए रहे हो कि आपके नेता कहीं फंस ना जाए। क्या पता भाई मुख्यमंत्री जी कहीं फंस ना जाए, पूर्व मुख्यमंत्री फंस ना जाए। तो आपको चाहिए, हमारी अभी भी मांग है कि सीबीआई जांच हो,
उसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले सीबीआई फिर परीक्षा। जी, चलिए अब मैं अगला सवाल अपना लूंगी संदीप आपसे। संदीप रावत जी, जैसा कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं। आप जैसे ना जाने कितने युवा जो हैं वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, दिन रात कड़ी मशक्कत करके पढ़ाई करते हैं और फिर अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? उस वक्त कैसा महसूस होता है और खुद को कैसे संभाला जाता है? जी मैम, सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करूंगा कि जो हमारी आवाज को बेरोजगार संघ के माध्यम से सभी उत्तराखंडियों को पहुंचाएंगे, सरकार के कानों तक इस बात को पहुंचाएंगे। और सबसे पहले मैं नमन करता हूं राम कनवाल जी और बॉबी पवार जी। अगर ये दोनों ना होते तो शायद आज ये आवाज दब के दब ही रह जाती। तो सबसे पहले हमें चरणस्पर्श प्रणाम करना चाहिए राम कनवाल जी को और बॉबी पवार जी को। दूसरी बात, जब बार बार पेपर होते हैं, देखो मैम जी, मैं अपनी व्यक्तिगत बातें कहूंगा। 2019 से मैं पीक पॉइंट पे तैयारी में था, यानी आप यूं समझ लीजिए कि 2019 में ही मुझे ये लग गया था कि अब मेरी नौकरी मेरे समीप है। लेकिन जब लगातार वीडियो वीडियो की बात आती है, पहले मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करता था, कुछ कारणवश आया नहीं। हमें ये लगता था कि आज ही आएगा कल ही आएगा, लेकिन आया नहीं, सरकार की तरफ से कोई पद आए नहीं। फिर मैं ग्रुप सी की ओर उन्मुख हो गया। तो ग्रुप सी में वीडियो वीडियो पहली पेपर आता है जो मैं अपने जीवन में पहली पेपर ग्रुप सी का देता हूँ, उसमें मेरी 65 नंबर थी। और जो व्यक्ति मेरे जैसे अभ्यर्थी आज तक उत्तराखंड के इतिहास में जिसने पेपर दिया होगा, उस सभी को पता है कि 65 नंबर में हर किसी का चयन होना स्वाभाविक था, लेकिन हमारा हुआ नहीं। उसके बाद मैं कनिक सहायक को मैंने दिया नहीं, और लगातार उसके बाद जो पेपर होते हैं एफआरओ और हमारा लोअर पीसेस अपर पीसेस लोअर पीसेस में मैं मात्र 1 नंबर से रुक जाता हूँ। तो मुझे, जबकि आज तक का इतिहास में ये था कि 104 नंबर मतलब हाईएस्ट मार्क्स, लेकिन मैं कट ऑफ से बाहर हुआ। तो मुझे ये लग गया था वहीं पे कि कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। फिर भी उतना भरोसा नहीं था, अपने आप पे ये लग रहा था कि शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन जब लगातार हमारे अध्यक्ष साहब ने ये पेपर लीक के मामले उजागर किए, तो हमें लग गया कि शायद हम नाकाम नहीं है, हमारी सरकार नाकाम थी। तो तब से लगातार इतने तनाव में आ चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ पा रहा कि हम करें क्या। अभी हाल ही में जब 8 जनवरी के बाद हमारा 12 फरवरी को पेपर होता है दोबारा, पटवारी का पेपर, तो मेरा गुलाब राय में ये पेपर होता है। गुलाब राय में ये पेपर इस प्रकार से बांटे जाते हैं जैसे कक्षा 7-8 के बच्चे पेपर देते हैं अपने स्कूलों में। वहां से हमारा मनोबल एकदम गिर जाता है कि हम ये पेपर दे रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बिना पॉलिथीन सील के पेपर बांटे जाते हैं, और भारी तौर पे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कितनी बार चेकअप कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये भी पेपर भार है। तो इतना तनाव है, मैं श्रीनगर में तैयारी करने वाला बंदा आज मजबूरन घर आकर के अपने माइंड को फ्रेश करने आ रखा हूं। अब परसों सर पे पेपर है, उसके बावजूद भी 1 भी% कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा हूं। तो मैं बहुत परेशान हूं। तो सरकार को ये कहना चाह रहा हूं कि प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए अपना जो तुम्हारा जो गड़बड़ी है, एक बार इसको ढंग से सही तरीके से करिए। हम 2 महीने 4 महीने 8 महीने जितना आपके स्तर से हो सकता है हम रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार आप ढंग से अपना चयन आयोग को उनका परीक्षण कर लीजिए, उसके बाद पेपर तो ये करिए। वही बात हो गई कि अगर सरकार तंत्र वीक होगा तो हर पेपर लीक होगा। तो आप कुल मिलाकर इसी निष्पक्ष पर पहुंचे हैं। चलिए, मैं राम कनवाल जी आपसे लेती हूँ अपना अगला सवाल कि हाल ही में बॉबी पवार का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार ऐसे ऑफर आए हैं जब वो करोड़ों रुपए अंदर कर सकते थे। ठीक, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पर ऐसा नहीं किया। तो ऐसे में उन्होंने जिन लोगों ने उन्हें ऑफर भेजे हैं, जिन लोगों ने ये ऑफर दिए हैं बॉबी पवार को, उनके खिलाफ उन्होंने क्या प्रक्रिया की या क्या ऐसा कदम उठाया? या तो उन्होंने पुलिस को एफआईआर दर्ज कराया या पुलिस को बताया कि एक ये जत्था है या ये लोग हैं जो मुझे भी इस सिंडिकेट का हिस्सा बनाना चाह रही है पेपर लीक की घटनाओं को लेकर, तो उन्होंने उसके खिलाफ क्या कदम उठाया, मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए,
बॉबी पवार जी, ये जो जानकारी आपको ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि हमारा काम बेसिकली जो है मुद्दों को लेकर लड़ना है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी बात है तो जरूर बेरोजगार संघ की कोर कमेटी की जो टीम है वो बैठेगी और इन मुद्दों पर बात करेगी। और अगर ऐसा कुछ ऑफर है बॉबी भाई में, तो उनके नाम उजागर जो चीजें हैं वो हम एक बार बात करके डिस्कशन करके वो चीज हम जरूर उस पर फैसला लेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। इसी के साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी राम कनवाल जी कि जो नई रूपरेखा आंदोलन की लाई गई है या जिस तरीके से अब आप कदम उठाएंगे अगला सरकार के खिलाफ बच्चों की मांग को पूरा करने को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि आप धामी सरकार को घुटने पर ला पाएंगे? क्या धामी सरकार सीबीआई जांच की मांग को मंजूरी देगी? देखिए, धामी सरकार घुटनों में आ चुकी है, उसको घुटनों में लाने की जरूरत नहीं है। अगर वो घुटनों में नहीं आती तो बेरोजगारों को जी। रात में लाठीचार्ज नहीं करती, बेरोजगारों को सिद्दूवाला जेल में 7 दिन तक नहीं भेजती, रातों रात नकल रोधी कानून जारी नहीं करती, पटवारी परीक्षा में 54,000 लोग परीक्षा देने नहीं जाते, है ना, उसका इतना बड़ा इफेक्ट पड़ जाता। नेशनल मीडिया में उत्तराखंड सरकार की थू थू नहीं होती। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आप लग रहे हो कि अब कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा सुनाई दे रहा होगा कि कहीं दूसरा मुख्यमंत्री न बन जाए, ये भी आ रहा है सामने, वो भी आ रहा है सामने। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और धामी जी, जिन्होंने जो है तुरंत फैसले नहीं लिए, जबकि हम उनसे कई बार मिल चुके हैं। ऐसा नहीं है, आंदोलन से पहले भी हम उनसे मिले थे। और एक हमने 7 सितंबर को महा आंदोलन किया था परेड ग्राउंड का, उसमें भी हम उसके बाद भी उनसे मिले थे। और मुख्यमंत्री जी के शब्द थे, सीबीआई जांच जो है मैं ला सकता हूं, वो विकल्प अभी है। अगर आप अखबारों की कटिंग भी देखेंगे और जो हमसे बात हुई थी, मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि सीबीआई जांच का विकल्प खुला है। और कल का अखबार अगर आप पढ़ेंगे इस आंदोलन के बाद का, कल का अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मुख्यमंत्री ने कि सीबीआई जांच वही लोग चाहते हैं जो लोग परीक्षा को नहीं होने देना चाहते। यानी कि मुख्यमंत्री अपने बयान से ही बार बार पलट रहे हैं। अब ये पलट क्यों रहे हैं? या तो मुख्यमंत्री को वो नाम पता है, बड़े बड़े नाम पता है कि भैया अगर मैं सीबीआई जांच दे दूं तो ये भी फंसेगा, ये भी फंसेगा। और मुख्यमंत्री को लगता है वो फोन कर रहे होंगे कि भाई साहब सीबीआई जांच मत दे देना, वरना मैं भी फंस जाऊंगा और मेरे साथ कहीं आप भी ना फंस जाओ। तो वो चीजें भी हैं। मुझे लगता है कि अगर निष्पक्षता के साथ उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ अगर न्याय करना है और भविष्य में अगर ये चीजें नहीं देखनी है, तो आपको सीबीआई जांच देने में क्या है। अभी आप संदीप रावत जो हमारे साथ मौजूद है, उनका सुन रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाता, वो खुद कह रहे हैं कि मैं 1-2 नंबर से भाई चूक रहा था। और संदीप रावत ही नहीं है, ऐसे उत्तराखंड के हजारों लाखों युवा आज से 10 साल, लगभग 12 साल पहले भी जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो भी 1-2 नंबर से चूक रहे थे। लेकिन ये उनकी गलती नहीं थी। ये गलती किसकी थी? ये गलती सिस्टम की थी, ये गलती नकल माफियाओं की गलती थी। और हमारा उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, राम कंडवाल का, बॉबी पवार का ये मकसद है, उस दिन हम लोग जीतेंगे, उस दिन उत्तराखंड का पूरा युवा जीतेगा, जिस दिन यही युवा जो 1 नंबर से चूक रहा है, ये युवा जो है अगर 1 नंबर से चूकता है आगे चलकर भी, तो कम से कम इसकी ये सोच हो कि यार ये मेरी ही गलती थी, ये मेरा ही थोड़ा मेहनत कम थी कि मैं 1 नंबर से चूका हूं। तो उस दिन हमारी जीत होगी, है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी आंदोलन, निर्णायक आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, जो हमारे नीचे के संगठन है, 100 से ज्यादा संगठन पे हम लगातार बातें कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, हमारी कमेटियां बन रही हैं, हमारे और साथी हमसे जुड़ रहे हैं और ये आंदोलन निर्णायक आंदोलन बनेगा। लेकिन जो हमारे साथ शर्त, जो हमें जमानत मिली है माननीय हाईकोर्ट की ओर, माननीय कोर्ट की ओर से जो जमानत मिली है, उसमें कुछ शर्तें हैं कि आप जो है आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो उनके जो भी शर्तें उनका पालन करते हुए ये आंदोलन हम फिर से जो है खड़ा करेंगे। जी, मैं जानना चाहूंगी जिस दौरान आप जेल में थे, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आपको और बॉबी पवार को, तो उस वक्त किसी तरह की बदसलूकी भी की गई थी पुलिस द्वारा जेल के अंदर जब आप थे, या किसी तरह का कुछ अमानवीय व्यवहार पुलिस ने किया था आपके साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल के अंदर जो चीजें थी वो हुई, जैसा सबके साथ होता है, सारे कैदियों के साथ होता है, वैसे ही हमारे साथ हुआ था। लेकिन मुझे मुझे कहां से उठाया गया? मुझे एक नेशनल चैनल है, वहां पर मैं लाइव कर रहा था किसी होटल में, होटल से तो
तो पुलिस वहां अचानक 3 सब इंस्पेक्टर आते हैं एसओजी के, और वहां से होटल से मुझे उठाकर ले जा देते हैं, और लगभग जो है 2.5-3 घंटे की मुझसे पूछताछ होती है रात को, और उसके बाद जो है मुझे नगर थाना में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वो चीजें भी हैं कि आप जो है, अगर आपने गिरफ्तारी की थी उसके बाद आप जो है किसी को नहीं छोड़ना चाहते, वो मकसद था आपका कि भैया आपको चाहे जो लीडर है बेरोजगार संघ, फिर जो भी लोग हैं उनको आपको एक एक करके देखना है। फोन हमारे सर्विलांस में थे, सब चीजें थी, लेकिन हाँ जेल के अंदर जैसा हर कैदी के साथ होता है वही चीज हमारे साथ थी। और लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे साथ अब और भी युवा जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, हमें काफी फोन आ रहे हैं बेरोजगार संघ की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन अंदर जो हो रहा था, चाहे हमको सिर्फ एक अखबार मिलता था सुबह, उसी अखबार के माध्यम से जो है हम सिद्धूवाला जेल से देखते थे कि प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, और जिन लोगों का सपोर्ट था जो वहां पर शहीद स्थल में थे या फिर जो अपने अपने जिलों में प्रदर्शन कर रहे थे, उसको देख के बॉबी भाई की आंखों में भी आंसू आ रहे थे कि देखिए आज उत्तराखंड का, सिद्धूवाला जेल से उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि आज देखिए उत्तराखंड का हर युवा जागरूक हो चुका है कि हर घर में एक बॉबी पैदा हो रहा है, और हर घर में जो है बातें उठ रही है कि अगर ये चीजें गलत होंगी तो हर घर में एक बॉबी होगा, और वो चीज हम वहां पर सिद्धूवाला में अखबार के माध्यम से देख रहे थे, जो हमें काफी अच्छा लग रहा था कि जो आवाज अभी तक हम लोग उठा रहे थे, कुछ गिने चुने लोग, आज पूरा उत्तराखंड वो आवाज उठा रहा था, और ये देखकर हमें जो है वहां पर काफी खुशी भी हो रही थी। यूथ होने के नाते ये जो मैं सवाल लेने जा रही हूँ, ये सवाल मेरा आप दोनों से ही है कि आप दोनों ही युवा हैं और दोनों ही सरकार से काफी नाराज हैं। ठीक, तो इसमें अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में धामी सरकार युवाओं की जो वोट है वो हासिल कर पाएगी? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि सड़कों पर युवा ने जो रोष प्रदर्शन जाहिर किया है, जो नाराजगी जताई है, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक ज्यादा थी। तो ऐसे में क्या धामी सरकार फिर से युवाओं का विश्वास जीतेगी और वोट हासिल कर पाएगी, या युवा इस बार धामी सरकार से इतना खफा है कि मुश्किल ही उन्हें वोट में दी जाएगी? पहले मैं चाहूंगी राम कनवाल जी, आप ही बोले। देखिए मुझे नहीं लगता, अगर यही स्थिति रही और आप सिर्फ परीक्षा कराने में फोकस कर रहे हो और जांच नहीं करा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये उत्तराखंड का जितना बेरोजगार है, चाहे छात्र है, चाहे युवा है, ये सिर्फ बेरोजगारों का आंदोलन नहीं था, बल्कि ये बेरोजगारों के साथ साथ अभिभावकों का भी आंदोलन था। आप अगर पूरे प्रदेश में देखेंगे तो अगर बेरोजगार सड़कों में थे तो उनके अभिभावक भी सड़कों में थे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के ही साथी घूम रहे थे, जितने भी छात्र संगठन है, आंदोलनकारी मंच है, और यहां तक कि हमें साथ मिला था हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का भी साथ मिला था, देहरादून का बार एसोसिएशन था उसका साथ मिला था, तो पूरा प्रदेश जो है इस भर्ती घोटाले के साथ आ गया था। और अगर जो मांग अगर इन्होंने हमारी नहीं मानी कि परीक्षा पहले जांच फिर परीक्षा, जो हमारी मांग थी, अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड का कोई भी बेरोजगार जो है अब इस सरकार को ज्यादा दिनों तक झेल पाएगा, ऐसा हमें लगता है। और आने वाले समय में जो है वो आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जी, संदीप रावत, आपका क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, मैं हर एक बात और हर एक वीडियो राम कनवाल जी और बॉबी पवार जी का मैं देखता रहता हूँ, और एक भी बात मुझे ये नहीं लगती कि वो शायद मिली जुली बातें बोलते होंगे या हमारे हित के लिए नहीं बोलते होंगे। और अभी तक हम युवाओं का और हमारे नहीं, हम सभी, हमारे साथ साथ हमारे अभिभावकों का भी इतना मनोबल घिर चुका है, शायद बीजेपी के नाम से कुछ भी कर सकते हैं। अगर यदि बीजेपी वाला कोई अगर हमारे घर पे बीजेपी के नाम से वोट करके आएगा तो शायद वो गाली सुनने को भी मजबूर हो जाएगा। इतना आक्रोश है हम लोग, इतना तनाव में हैं। तो मैं धामी जी से कहना चाहूंगा कि प्लीज एक बार हमारे सुन लीजिए, और यदि नहीं सुनते तो साफ साफ बात है, आप इस्तीफा दीजिए। हम बहुत परेशान हैं आपसे और आपकी सरकार से। जी, हाल ही में हम ये भी देख रहे हैं कि युवा इतना तंग आ चुका है पेपर लीक की घटनाओं से कि अब एक शख्स जो है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसने सुसाइड भी कर लिया है। 24 साल के युवा ने आत्महत्या कर ली है। तो ये जो लगातार मनोबल पर प्रहार हो रहे हैं, लगातार जो
ये एक सिचुएशन युवाओं के सामने आ जाती है पेपर लीक की, और युवाओं का मनोबल इतना आहत होता है कि वो अपनी जान देने तक उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे में राम कनवाल जी, आप क्या सलाह देंगे युवा को, जिन युवाओं की मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी है, इतना ज्यादा तकलीफ में हो चुकी है वो पेपर लीक की घटना से, कि वो आत्महत्या करने पर उतर आए हैं? देखिए, खुदकुशी करना कभी भी जो है समाधान नहीं है किसी भी चीज का। अगर आज हम इस चीज में, अगर राम कंडवाल या फिर बॉबी भाई हमारे अध्यक्ष हैं जो, अगर वो भी हार मान लेते इस सरकार से, ऑफर ले लेते या फिर बहुत सारी चीजें हैं वो खत्म कर लेते, है ना, अगर ये सब चीजें होती तो मुझे नहीं लगता कि जो है आज जो स्थिति आई है, कुछ सुधार जो हो रहा है वो हो पाता। हालांकि जो जसपुर में जिस बच्चे ने खुदकुशी की है उसके घर बेरोजगार संघ की टीम जल्दी जाएगी और चीजें देखेगी कि क्या क्या हुआ था। और ऐसा नहीं कि इस उत्तराखंड में सिर्फ जसपुर के इस लड़के ने पेपर लीक के कारण जो है खुदकुशी की है। इससे पहले जो है अग्निवीर भर्ती में हल्द्वानी के लड़के ने खुदकुशी की थी। उससे पहले दरोगा जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में सिलेक्शन नहीं पाया था लड़का, 1-2 नंबर से रह गया था, उसने भी खुदकुशी की थी, जबकि फॉरेस्ट गार्ड में भी इतना बड़ा घोटाला हुआ था और वो लड़का खुदकुशी नहीं करता। अगर सिस्टम, अगर ये नकल माफिया जो है उस बच्चे का 1 अंक नहीं छीन लेते, तो हमने आज जो लड़ाई लड़ी है इसी के खिलाफ है। लेकिन मैं प्रदेश के सभी बेरोजगारों से अपील करना चाहेंगे, चाहे बेरोजगार संघ की ओर से अपील करना चाहेंगे कि भैया खुदकुशी करना कोई भी समाधान नहीं है। आप अपनी तैयारी करिए, बाकी लड़ाई लड़ने के लिए हम हैं और जरूर बेहतर होगा। ऐसा नहीं आज कल और आज में बहुत फर्क होता है, इसीलिए आप अपने पढ़ाई पर जारी रखिए और भविष्य जरूर जो है आपका जो सपना है आप देख रहे हैं उत्तराखंड में सरकारी परीक्षा में सिलेक्शन पाने के, वो सपना जरूर आपका साकार होगा, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि अब लड़ाई निर्णायक हो चुकी है। और इसीलिए सभी से अपील करना चाहूंगा कि ये सब चीजें ना करें आप लोग। संदीप, ये जो अभ्यर्थी है जो नकल करते हैं, एक तो हो गए वो लोग जो पेपर लीक करके पेपर बेच रहे हैं, अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं और उनसे पेपर के बदले में मोटी रकम ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी भी उतने ही दोषी होने चाहिए जो नकल को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पेपर खरीद रहे हैं मोटी मोटी रकम देकर, इसके बजाय कि वो जाकर इस बात की जो जानकारी है वो पुलिस को दे। तो आपकी नजर में ऐसे अभ्यर्थियों को लेकर क्या विचार है, क्या इस पर आप विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे, संदीप रावत? जी, मैं दोनों को बराबर, अपराध के मामले में दोनों को बराबर, दोनों बराबर अपराधी हैं, चाहे पैसा देने या पैसा लेने वाला। और हम जैसे अभ्यर्थी के साथ अगर ऐसा धोखाधड़ी हो जाता है तो मैं समझता हूं कि वो बंदा भी उतना ही अपराधी है जितना कि पैसा लेने वाला है। तो इसलिए सरकार को जितने भी अभ्यर्थी ब्लैक लिस्ट हैं उनको सार्वजनिक करना चाहिए, उनके माता पिता के नाम के साथ उनको सबको सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि वास्तव में यही अभ्यर्थी इसी ने हमें परेशान किया था। जी, तो राम दोनों की कनवाल जी, समानता है ये अपराधी। जी जी संदीप जी, राम कनवाल जी, ये जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, इसमें कोई 1 या 2 लोग शामिल नहीं होते हैं, ये पूरा एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है, पूरा छत्ता चलाया जा रहा है पेपर माफियाओं का, पेपर लीक माफियाओं का। तो आपको क्या लगता है कि धामी सरकार का जो ये नया कानून आया है, नकल रोधी कानून, तो ये उतना सख्ती से लागू होगा और उसका असर इतना असरदायक सामने आएगा निकलकर जितना सख्त ये कानून है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं इसमें हम एक चीज कहना चाहते हैं कि देखिए जो नकल रोधी कानून, हम जेल में थे, अभी हम फिलहाल इसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। इसमें जो एक सबसे अच्छी चीज जो हमें नहीं लगी वो ये है कि इसमें अगर कोई आवाज उठाता है, मतलब उसको नाम दिया गया भ्रामक जानकारी, कि अगर आप भ्रामक जानकारी देते हो तो आपके खिलाफ जो है नकल रोधी कानून का ठप्पा लगा दिया जाएगा। तो अगर बॉबी पवार वीडियो घोटाले में जानकारी नहीं देता स्टार्टिंग में, तो उस समय तो उसको फिर भ्रामक जानकारी के आरोप में उसको गिरफ्तार कर दिया जाता नकल रोधी कानून के तहत। तो ये जो पॉइंट है कि अभी एक लड़के में हुआ है कि उसने भ्रामक जानकारी का जो है आरोप लगाकर उसमें मुकदमा किया गया, वो भी प्रदेश का पहला मुकदमा, वो भी एक छात्र में। तो आप सोचिए इनकी मानसिकता जो है कहां पर जा चुकी है।
और एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब हम जेल में थे तब हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये चीजें कैसी हैं, और वहां पर हमें हाकम सिंह भी उसी जेल में हमें मिला था, है ना। तो वहां पर हाकम सिंह एकदम खुश था, खुश मिजाज लग रहा था। उसके साथ वो जितने भी भर्ती घोटाले में आरोपी थे वो सब वहां पर दिखे थे, उन्होंने एक गैंग वहां पर बना रखी है, एक साथ वो वहां पर वो चलते हैं। तो और उसी जेल में हमें भी ठूस रखा है। अब आप ये सोचिए, जिन्होंने भर्ती घोटाले उजागर किए वो भी उसी जेल में, और जिन्होंने भर्ती घोटाले किए वो भी उसी जेल में। जी तो ये सब चीजें जो है हमें समझनी होगी। और नकल रोधी कानून का जो आपने जिक्र किया, ये नकल रोधी कानून जल्दी जो है इसकी हम समीक्षा करेंगे, और बहुत जल्द जो है इसमें संशोधन करने के लिए सरकार को हम पत्र भी लिखेंगे। जी चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया राम कनवाल जी नेशन वन के साथ जुड़ने का। फिलहाल वक्त हमें इतने की ही इजाजत देखता है, अगली बार फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया संदीप।